दुनिया की सबसे लंबी माउंट रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 ईयर्स पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया था। हैरत की बात यह थी कि प्लेन टकराने के फौरन बाद कहीं गायब हो गया। यह 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज माउंट रेंज है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, ना बर्दाश्त होने वाली ठंड और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज का ना मलबा मिला, ना कोई डेड बॉडी मिली, तो गवर्नमेंट के सामने यह बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा और उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ मीडिया में भी अगले कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रहीं और इसके बाद जब कुछ धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगा, लोग अब इस हादसे को भूल ही चुके थे। लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीने के बाद 72 दिन के बाद गवर्नमेंट को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। यह यूरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 थी, जिसने रियल लाइफ में एक चमत्कार करके इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम लिख दिया। 12 अक्टूबर 1972 को यह फ्लाइट उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो से उड़ान भरती है। जहाज में रग्बी के प्लेयर थे, जिनको मोंटेवीडियो से चिली के कैपिटल सैंटियागो तक एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर समेत जहाज में टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद अभी जहाज अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से उनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इस वजह से लिया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के बीच दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज माउंट रेंज दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफ़ी खतरनाक हैं और मौसम की खराबी में उनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। पायलट का प्लान था कि एक रात में मेंडोजा में ही गुजारा जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज के पहाड़ों को पार किया जाए। पर क्या मालूम था पायलट और तमाम पैसेंजर को कि अगले दिन उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से टेक ऑफ किया। मैप में देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पहाड़ी हैं। इसीलिए फ्लाइट का प्लान रूट कुछ इस तरह का था कि पहले जहाज मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्लेचोन पास बराबर पहुंचकर एंडीज की तरफ टर्न करेगा, इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कोर्कोवा टर्न करके सीधा सैंटियागो में जाकर लैंड करेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 से करीब फ्लाइट कंप्लीट करी थी, इसीलिए उसको अपने आप पर काफ़ी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा दृश्य छुपा दिया है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क जोड़ा और रडार पर देखकर रेडियो के जरिए लोकेशन को ध्यान में रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरीके को एविएशन की ज़बान में डेड रैंकिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लांचर पास के पैरेलल पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद बादल। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे डिपेंड था। जैसे ही वो प्ले जोन पास के करीब पहुंचे तो फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो गई। यह एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार के सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड रैंकिंग के जरिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21
पे सैंटियागो कंट्रोल कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कुरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन मांगी। अब नॉर्मली प्लेचोन के पास से कुरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने यह फासला सिर्फ 3 मिनटों में कवर कर लिया था। यह चीज़ कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रडार पर शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असल में को-पायलट ने जहाज़ की जो लोकेशन पायलट समझ रहा था कि वह कोरिको के ऊपर है, लेकिन असल में वो एक वक्त प्लेचोन पास क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न लिया और जहाज की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने सफ़ेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, इस पॉइंट पर पायलट को अंदाज़ा हुआ कि असल में वह अभी तक एंडीज में ही मौजूद है। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने के लिए पूरी जान लगा दी। प्लेन की नोज अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शायद यह चीज़ थोड़ा पहले कर ली जाती। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज से अलग हो गई। इस वक्त यह पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। बिना टेल और विंग्स के फ्लाइट 571 का फ्यूजलाज बर्फ में स्लाइड करता सीधा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर मौके पर ही दुनिया से जा चुके थे, खास तौर पर वह लोग जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद थे। प्लेन के फ्यूजलाज में 33 पैसेंजर की जान तो बच गई, लेकिन उनको काफ़ी चोटें लगी थीं। टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला था और उसमें से ज़बरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज में फंस चुके थे, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते साथ ही जहां तक उनकी नज़र जा रही थी, बर्फ़ से ढके पहाड़ी नज़र आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की बॉडीज़ को बर्फ़ में दफना दिया। उधर प्लेन क्रैश की खबर से चिलियन अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया गया, पर उनको यह मालूम नहीं था कि वह असल में अर्जेंटीना में ही क्रैश हुए थे। बिना समय व्यर्थ करते हुए उन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें 4 एरोप्लेन ने हिस्सा लिया था। सुबह से लेकर शाम तक इंस्पेक्टेड एरिया को सर्च करने के दौरान उनको ना ही कोई प्लेन नज़र आया और ना ही कोई मलबा। यह एक बहुत ही मुश्किल सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि नीचे सारे पहाड़ बर्फ़ की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इस सर्च ऑपरेशन में यूरुग्वे और अर्जेंटीना ने भी हिस्सा लिया और अब टोटल 11 एयरक्राफ्ट पूरा दिन फ्लाइट 571 को ढूंढने में गुजार देते हैं। इधर क्रैश साइट पर बचे हुए पैसेंजर के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन गुजर कर गए, लेकिन उनके लाख इशारे करने के बाद भी रेस्क्यू प्लेन की नज़र उन पर ना पड़ सकी। बाद में उन्हें एक लगेज में से लिपस्टिक मिली, जिससे उन्होंने प्लेन के फ्यूजलाज के ऊपर बड़ा-बड़ा SOS लिखा। लगेज बैग से बर्फ पर क्रॉस भी बनाया, लेकिन रेस्क्यू प्लेन की नज़र फिर भी उन पर नहीं पड़ सकी। टोटल 8 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 21 अक्टूबर 1972 को सभी पैसेंजर को मृत घोषित करके सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पर मौजूद पैसेंजर को कॉकपिट में ही एक रेडियो मिला, जिसको ओपन करके उन्होंने खबर सुनी कि उनको ढूंढने के लिए चलाए जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जहां वह लोग पहले ही इतनी मुसीबत में थे, वहीं यह खबर उनको बहुत अफसोस में डाल गई। अपने बचने की जो आखिरी उम्मीद नज़र आ रही थी, वह भी ख़त्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही 5 और पैसेंजर जख्मों की वजह से जान से हाथ धो बैठे थे।
अब क्रैश साइट पर सिर्फ 28 पैसेंजर बचे थे। उन्होंने जहाज के मलबे और लगेज को इकट्ठा करके प्लेन के फ्यूजलाज को बंद किया ताकि ठंड से बचा जा सके। उन्होंने कॉकपिट के प्लास्टिक वाइजर को काटकर अपने लिए ग्लासेस भी बनाए जो कि बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को कुछ हद तक बचा रहे थे। सीट कवर्स को गरमाइल किया और सीट के कुशन से स्नो शूज बना दिए। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार्स, 3 जैम्स के जर्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतलें थीं। पहला हफ्ता तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह खाना आपस में डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब यह तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो गईं तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वह बीमार पड़ने लगे। एंडीज के इस हिस्से में उनको एनर्जी के लिए कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी और ऊपर से वह जिस जगह पर क्रैश हुए थे ना वहाँ से उतरना पॉसिबल था और ना ही ऊपर की तरफ जाना। इस दौरान पैसेंजर की हालत यह थी कि इनकी बॉडी वेट 40 केजी था, तो उन्होंने अपने मरे हुए साथियों की बॉडी पार्ट खाना शुरू कर दिए। यह फैसला बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी से उनको यह कदम उठा 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त एवलांच आया और उसने फ्यूजलाज पर बुरी तरह हमला किया। बर्फानी धूल की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा फ्यूजलाज अंदर बर्फ तक से भर गया। हादसे में 9 सर्वाइवर मारे गए। बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ लगा उन्होंने उससे बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत के हवाले हो रहे थे और बचे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिन के बाद तक 3 और सर्वाइवर जिंदगी की बाजी हार गए। अब बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यहाँ तो वह अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद इस वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर लें। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स फराडो, कनीसा और विंजेंटिन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। यह एक बहुत ही तकलीफ देने वाला रास्ता था क्योंकि ना ही उनके पास प्रोफेशनल गियर्स थे और सबसे बड़ा बढ़चकर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पे निकल गए। पूरे 3 दिन तक लगातार हाइक करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखा कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। यहाँ भी ना हरियाली और ना ही जिंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से किसी एक को वापस क्रैश साइट पे जाना होगा। पराडो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउनहिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद 61 किलोमीटर का सफ़र बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली भी थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वह अपना संदेश उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस लोकल को आइडिया आया और उसने एक कागज और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। फराडो और कनीसा ने उस कागज को पूरी हालात के बारे में लिखा और वापस फेंक दिया। वह शख्स घोड़ा भगाता हुआ यह लेटर चिलियन अथॉरिटी को लेकर गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश सर्वाइवर अभी तक जिंदा हैं। कैसे हो सकता है? लेकिन अथॉरिटी के फौरन पहले फराडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और उनकी गर्म पट्टी करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया। 27 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 दिन के बाद 3 हेलीकॉप्टर फराडो और कनीसा के निशानदेही पर क्रैश साइट तक पहुंचे। पहाड़ की यह चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गियर्स और
एक्सपीरियंस के यह पहाड़ कैसे क्रॉस किया होगा। आखिरकार फ्यूजलाज में मौजूद तमाम सर्वाइवर को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र पर खोदकर दफन कर दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहाँ पर मौजूद है। यह मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है।